नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेट के फॉर्म तो फिल हो ही चुके हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता डेट का तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि इस स्टेट के बाद बहुत सारी वैकेंसियां निकलनी है हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, जो टीजीटी वाला है उसमें तो सिर्फ एक ही पेपर है, इसमें ना कोई इंटरव्यू है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं स्टेट के लिए, और जो हमारा साहित्य वाला है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर रामायण महाभारत और जो आपके कवि हैं वो, और अब हमने स्टार्ट कर रखे हैं आपके गद्य कवि। ठीक है, इसके अंदर हमने बाण भट्ट को कर, दंडी को कर लिया और बाण भट्ट को कर लिया। आज हम करते हैं अपने अंबिका दत्त व्यास को। किसको? अंबिका दत्त व्यास को। ठीक है, देखिए जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होगा उसके बाद हम अपने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे। आपका टीजीटी इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना अंबिका दत्त व्यास। ये गद्य कवि आधुनिक सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, अतः इनकी गिनती साहित्य में अर्वाचीन गद्यकारों में, अर्वाचीन यानी कि जो नए हैं, जो प्राचीन नहीं है, होती है। ठीक है, इनका मूल समय 19वीं शताब्दी माना गया है। जन्म स्थान है इनका जयपुर में, जो भानपुर है वहां पे। ठीक है, ये भी मेरी बेटी पास में सो रही है, वो बासी ले रही है। ठीक है, इसको प्लीज इग्नोर करना। इनकी स्थिति काल क्या है? 1858 में ये चैत्र मास में पाराशर परिवार में नवरात्र की शुक्ल अष्टमी 1858 में हुआ। ठीक है, इनका जीवन काल अत्यंत कष्ट में बीता। अंबिका दत्त व्यास ने अपने अल्प जीवन में ही अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी साहित्य में भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु मंडल के कवि कौन माने जाते हैं? अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक कविताएं, सवैयां प्रस्तुत की है तथा अंबिका दत्त अपने असाधारण विद्वता तथा प्रतिभा के कारण अनेक उपाधियों को प्राप्त कर चुके थे, जिनमें भारत भास्कर, साहित्य आचार्य व व्यास की उपाधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, अंबिका दत्त की उपाधि है ये भारत भास्कर, साहित्याचार्य व व्यास। ठीक है, जो अंबिका दत्त के साथ व्यास लगा ना, ये इनकी उपाधि है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म जयपुर में हुआ था। इनके पूर्वज भानपुर गांव जयपुर के निवासी थे, किंतु इनके पिता वाराणसी में बस गए। कहाँ बस गए? वाराणसी में। इस परिचय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इनके पूर्वज जयपुर राजाओं के सभा पंडित रहे थे। पिता का नाम क्या था? दुर्गा दत्त व्यास। पितामह कौन थे? राजा राम जी। ठीक है, पितामह यानी कि दादाजी राजा राम जी थे, जो सूर्य बुद्धि प्रगल्भता के धनी थे, अर्थात प्रकांड विद्वान थे। कौन? इनके दादाजी, जिनका नाम था राजा राम। इनको बाल्यावस्था से ही इनके पितामह ने शास्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था, जिसके आधार पर इनको 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी कविता वर्धनी सभा ने सुकवि की उपाधि प्रदान की। देख लो भाई कितने होशियार थे ये। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नामक रचना में पूर्वजों का संपूर्ण वर्णन किया है। पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना में अंबिका दत्त व्यास ने पूर्वजों का संपूर्ण वर्णन किया है? किसमें? बिहारी बिहार में। इन्होंने अंतिम समय में पटना कॉलेज में भी अध्यापन करवाया था। ठीक है, दुर्भाग्यवश सोमवार के दिन मार्गशीर्ष त्रयोदशी संवत 1957 में, ठीक है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। यानी कि 15 नवंबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। जीवन 42 वर्षों में ही इन्होंने उपाधियां ग्रहण की थी। ठीक है, 42 साल के थे तभी जब इनका देहांत हुआ। इनको संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी विशेष ज्ञान था। ये एक घड़ी में 100 श्लोकों का निर्माण करते थे।
एक ही घड़ी में 100 श्लोक का निर्माण करते थे तथा 100 श्लोकों का वादन भी कर सकते थे। अतः इनको घटिका शतक व शतावधानी उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि घटिका शतक और शतावधानी किसकी उपाधियां हैं? अंबिका दत्त व्यास की। और कौन कौन सी उपाधि है इनकी? भारत भास्कर, साहित्य आचार्य और व्यास। ठीक है, 100 श्लोकों का निर्माण और 100 श्लोकों का वादन एक घड़ी में करने के कारण इनको घटिका शतक और शतावधानी भी कहा। इनके ये उपाधियां भी इनको मिली हैं। बाण भट्ट के समान इन्होंने आधुनिक साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। अतः आधुनिक कार इन्हें अभिनव बाण के नाम से भी संबोधित करते हैं। किस नाम से? अभिनव बाण के नाम से भी इनको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां कौन कौन सी पढ़ी है हमने? व्यास, भारत भास्कर, साहित्य आचार्य, सुकवि, घटिका शतक, शतावधानी और अभिनव बाण। अंबिका दत्त व्यास ने अनेक भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम इनको अधिक प्रसिद्धि है। इनका ऐतिहासिक उपन्यास का नाम क्या है? शिवराज विजयम। ठीक है, संस्कृत गद्य काव्य में शिवराज विजयम को आख्यायिका की श्रेणी में रखा गया है। पूछा जा सकता है कि शिवराज विजयम क्या है? आख्यायिका है, कथा है, उपन्यास है, क्या है? ये क्या है? आख्यायिका। ठीक है, शिवराज विजयम क्या है? आख्यायिका। ठीक है, ये थे भाई आपके अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, तो आज हम अंबिका दत्त व्यास तक ही कंप्लीट करते हैं, या फिर अपना जो नाट्य कवि सूत्रक है उसको भी हम करें थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ अपन इसका पीछे देख लेते हैं, और जो कथानक होगा वो इनका हम कल कर लेंगे। नेक्स्ट आपके नाट्य कवि शूद्रक। कौन है नाट्य कवि शूद्रक? इनका व्यक्तिगत परिचय ज्ञात नहीं है, केवल ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर शूद्रक का परिचय अनुमानित किया गया है। ठीक है, देखिए भाई, एक हाथ से सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, एक हाथ से ही जो दूसरा वाला पेज है उसको भी पकड़ रही हूँ भाई मैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। इनका व्यक्तिगत परिचय ज्ञात नहीं है, केवल ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर शूद्रक का परिचय अनुमानित किया गया है। साहित्यकारों के अनुसार इनका समय 12वीं शताब्दी के समकालीन माना गया। कौन सी शताब्दी के? 12वीं शताब्दी के। इनका स्थान उज्जैनी अनुमानित किया गया। ठीक है, इनको अनुमानित किया गया भाई। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर राममिल्य इनका नाम भी प्राप्त होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर राममिल्य किसका नाम प्राप्त होता है? नाट्य कवि शूद्रक का। कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु पूर्ण के बाद इन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अग्नि में स्वयं ही अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? नाट्य कवि जो शूद्रक हैं उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने के बाद इन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग दिया था। इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। कौन सी है? मृच्छकटिकम। ठीक है, हम मृच्छकटिकम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मृच्छकटिकम में मंगलाचरण कौन सा है? आशीर्वादात्मक। ये मंगलाचरण आपको जरूर याद रखने हैं कि किसमें मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, या फिर वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। मंगलाचरण कौन सा है? आशीर्वादात्मक। काव्य विधा है, ये प्रकरण है। इसके अंदर अंक कितने हैं? 10। उपजीव्य है भास रचित चारुदत्त। भास रचित चारुदत्त। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये भास के द्वारा रचित जो चारुदत्त है उससे लिया गया है। ठीक है, शैली कौन सी इसके अंदर? लाटी या फिर कैसी की वृत्ति। रस कौन सा है? श्रृंगार। गुण कौन सा है? प्रसाद। नायक है इसके अंदर चारुदत्त। और पूछा जा सकता है कि धीर प्रशांत है या फिर धीरोदात्त है या फिर धीर ललित है। ठीक है, ये जो नायक होते हैं ना उनके प्रकार होते हैं। तो चारुदत्त कौन से थे? धीर प्रशांत। नायिका कौन सी थी? वसंत सेना। कौन सी? गणिका, वसंत सेना। विदूषक कौन थे? मैत्री। विदूषक का नाम क्या था? मैत्री। पूछ सकते हैं भी, जो यानी कि जो मृच्छकटिकम में है उसके अंदर विदूषक का नाम क्या था। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम था। इस टाइप से ये भी आपको याद रखने जरूरी है। चारुदत्त की पत्नी का नाम क्या था? द्युता। चारुदत्त का पुत्र कौन था? रोहसेन।
चारुदत्त का उद्यान का क्या नाम था? पुष्पकरंडक। ठीक है, पुष्पकरंडक। राजा पालक का श्यालक यानी कि साला कौन था? स्कार। वसंत सेना की परिचायिका कौन थी? मदनिका। मदनिका का प्रेमी कौन था? सर्विलक। ठीक है, तो आज हम अपना यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो आपका मृच्छकटिकम टेकम का कथानक है वो हम कल कर लेंगे कि कौन से अंक में क्या वर्णित किया गया है और कौन से अंक का क्या नाम है। ठीक है, जो पहला अंक है उसका नाम क्या है? अलंकार न्यास। ठीक है, 7वां अंक है आर्य का अपहरण। 8वां अंक है वसंत सेना मोचन या मर्दन। ठीक है, 5वां अंक को कहते हैं दुर्दिन और 6ठे को कहते हैं परवहन विपर्यण। ठीक है, चतुर्थ अंक है मदनिका सर्विलक। तीसरा है संधि विच्छेदक और दूसरा है धूत संवाहक। ठीक है, पहले अंक का नाम क्या है, दूसरे अंक का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है, तो ये हम अपना कल कर लेंगे। देखिए, जो अंबिका दत्त व्यास का परिचय था वो बिल्कुल छोटा ही था। ठीक है, वो सिर्फ आपका 5 या 6 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया था। तो हमने जो नाट्य कवि सुदृक है उसका हमने आज जो उसका नॉर्मल परिचय है हमने उसको देख लिया है आज। तो हम जो मृच्छकटिकम है इनकी रचना उसका कथानक को हम कल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने इसी नाट्य कवि सुदृक की रचना मृच्छकटिकम के कथानक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।